नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले पीएम मोदी की। मोदी के जापान दौरे का आज चौथा दिन है। मोदी आज जापान के सम्राट और साम्राज्ञी से मिलेंगे। इससे पहले मोदी आज सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचे और छात्रों से रूबरू हुए। मोदी ने यहां छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। सेक्रेट यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान मोदी ने महिला अधिकारों की बात कही। मोदी ने बताया कि उनकी कैबिनेट में 25% महिलाएं हैं। भारत में महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिले हैं। सरकार बनी है, अभी 100 डेज हुए हैं सरकार को। मेरा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 25% विमेन है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने तोहफे बेच कर महिलाओं के लिए राशि जुटाई। मोदी ने कहा कि वो खुद लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हैं। कई फंक्शन में जाते हैं, बहुत सारी गिफ्ट मिलती है, नई नई चीजें लोग करते हैं। हिंदुस्तान में परंपरा है। मैं सारी चीजें गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करता हूं। जमा करने के बाद उसका ऑप्शन करता हूं। ऑप्शन करने के बाद जो पैसा आता था, वो सारे पैसे में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए डोनेट करता हूं। मोदी ने छात्रों को सोशल मीडिया से जुड़ने की भी सलाह दी। मोदी ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उनसे बातचीत करनी हो तो सोशल मीडिया के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूं। ट्विटर, फेसबुक पर आप मुझे जरूर अपनी बात बता सकते हैं, मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। मोदी ने छात्रों को बताया कि उनका जीवन गरीबी में बीता। मोदी ने पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में चांद को मामा और सूरज को दादा कहते हैं। इससे पहले अपने जापान मोदी ने छात्रों को बताया कि उनका जीवन गरीबी में बीता। मोदी ने पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में चांद को मामा और सूरज को दादा कहते हैं। इससे पहले अपने जापान दौरे के तीसरे दिन दोनों देशों के बीच में कई अहम समझौते हुए। जापान की मदद से भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो गया है। टोक्यो में हुई शिखर वार्ता में मेजबान पीएम शिंजो आबे ने भारत में बुलेट ट्रेन के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद देने पर सहमति जताई। जापान ने अगले 5 साल में भारत में दोगुना निवेश करने की बात कही है। 5 साल के अंदर भारत में जापान 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा। यह भारी भरकम निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में मेट्रो प्रोजेक्ट में भी जापान मदद करेगा। अहमदाबाद में मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिसके लिए वित्तीय और तकनीकी मदद करने के लिए जापान ने सहमति दी है। भारत और जापान के बीच कई अहम करार पर हस्ताक्षर भी हुए। इनमें स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल हैं। क्योटो की तर्ज पर काशी को विकसित करने का समझौता पहले ही हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने परमाणु करार पर आगे बढ़ने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने शांति के लिए परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया। दोनों देश तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी राजी हुए। शिखर वार्ता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास और परिवर्तन में जापान की अहम भूमिका होगी और दोनों देश सोशल ग्लोबल पार्टनरशिप के आधार पर आगे बढ़ेंगे। जापान ने भारतीय कंपनियों पर लगी रोक हटाने का भी ऐलान किया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यह भी कहा कि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत को मदद किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में कहा कि चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद आज की जरूरत है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी वो विस्तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में एंक्रोचमेंट करना, कहीं समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाके कब्जा करना, इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। केंद्र में मोदी सरकार का आज 100वां दिन है। मोदी ने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान मोदी सरकार ने कई अहम फैसले किए। विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने के लिए एसआईटी के गठन का फैसला किया गया। अफसरों को फैसला लेने के लिए आजादी देकर जीओएम को खत्म कर दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को खत्म कर नई संस्था बनाने का ऐलान किया। एनडीए सरकार ने पीएम जनधन योजना की शुरुआत भी की है, जिसके तहत अब तक करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुल चुके हैं। देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की भी घोषणा की गई। वहीं रेल बजट में हाई स्पीड ट्रेनें चलाने का निर्णय भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का भी ऐलान किया है, जिसके तहत हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अपने 100 दिनों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में जो काम किए गए उसके आज परिणाम दिख रहे हैं।
100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के 100 दिन पद पूरा होने पर चुटकी ली। सोनिया ने सवाल किया कि क्या महंगाई कम हुई। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है, लेकिन इस साल सरकार के एक सर्कुलर से विवाद पैदा हो गया, जिसमें कहा गया कि इस बार टीचर्स डे को गुरु उत्सव के रूप में मनाया जाए। सरकार के 2 सहयोगी पीएमके और एमडीएमके ने भी इसका विरोध किया है। दोनों दलों ने इसे संस्कृत को थोपने का गोपनीय प्रयास बताते हुए टीचर्स डे को गुरु उत्सव घोषित करने के आदेश को फौरन वापस लेने की मांग की है। शिक्षक दिवस को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया कि सभी स्कूल इस दौरान होने वाले पीएम का भाषण लाइव दिखाएं। छात्रों को देर तक स्कूल में रोककर पीएम का भाषण लाइव सुनाए जाने के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। पीएम का भाषण लाइव दिखाए जाने पर बवाल मचता देख केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से ऐच्छिक है, यानी जो स्कूल भाषण लाइव दिखाना चाहे वो दिखाएं, जो ना दिखाना चाहे वो ना दिखाएं। वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली को बीती रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों ने बताया कि रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे का दूसरा दिन है। कल रायबरेली पहुंची सोनिया ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। रायबरेली के हरचंदपुर इलाके में कल सोनिया ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 19 करोड़ की लागत से बनी 4 सड़कों का लोकार्पण किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें चुनावी जीत का मंत्र देंगे। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी और संघ ने आज केरल बंद बुलाया है। सोमवार को कथिरूर के संघ कार्यकर्ता मनोज की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास नाम भेज दिया गया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां 10% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं वहां दंगे होते हैं। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली के संकट को लेकर बीजेपी के लगभग 50 सांसदों ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इससे पहले लखनऊ में बीजेपी सांसद अखिलेश सरकार की नीति और बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी सांसदों ने धरना दिया। उधर गोरखपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने धरना दिया। आगरा के कोतवाली इलाके में देर रात आग ने अपना कहर बरपाया। हिंग की मंडी में जूते बनाने वाली फैक्ट्री अचानक आग की लपटों से घिर गई। फैक्ट्री की 3वीं मंजिल पर एक गोदाम में आग लगी। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग की खबर लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस गोदाम के ठीक नीचे स्टेट बैंक की शाखा है। आग की लपटों को तेजी से बढ़ते हुए देखकर आर्मी की मदद दी गई। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। स्कूल के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। एबीवीपी कार्यकर्ता सिंधिया स्कूल में बिहार के सहकारिता मंत्री के बेटे के साथ हुई रैगिंग के मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उनसे उलझ गए। इसके बाद जमकर हंगामा। शूटर तारा शाहदेव से लव जिहाद के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को रांची कोर्ट ने फिर से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पेशी के दौरान रंजीत उर्फ रकीबुल ने मीडिया को धमकाने की भी कोशिश की। खुद को शरीफ बताते हुए रंजीत ने कहा कि मुझसे मीडिया बदनाम कर रहा है। काम करो यार, काम करो यार, काम करो। सीबीआई आ रही है, मुसीबत में पड़ जाओगे। बता दे रहे मीडिया होकर के अच्छी चीजों को दिखाओ, मत करो ऐसा बोल रहे हैं। शरीफ आदमी को इस तरह 36 सिम कार्ड को लेकर पूछे गए सवाल पर रंजीत उर्फ रकीबुल मीडिया पर ही भड़क गए। उसने कहा कि उसके पास पैसा है तो वो 72 सिम कार्ड रखे, इससे किसी को क्या मतलब। सिम कार्ड क्यों थे आपके पास? इसके बर्तन होंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी चीजें 100 कपड़े पहनता हूँ मैं अपनी कमाई का। रंजीत उर्फ रकीबुल ने अपनी पत्नी तारा शाहदेव पर भी निशाना साधा। उसने कहा कि उसकी पत्नी निशानेबाज है, इसलिए घर में उसने AK-47 देखे होंगे। ने कहा आपके घर में AK-47 वो देखी है, वो कहाँ से आया था? वो नेशनल शूटर थी, शायद उसी के पास होगा, समझे।
अंतर्राष्ट्रीय वो है ना, और नेशनल शूटर है वो, लेकिन 47 भी होगा और वो फॉरेन गई, फॉरेन करेंसी भी होगा। बीजेपी ने लव जिहाद की कथित शिकार राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव को 2016 ओलंपिक खेलों के लिए तैयार करने का फैसला किया है। पार्टी ने उन्हें रविवार को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। बीजेपी तारा शाहदेव की कोचिंग का पूरा खर्च भी उठाएगी। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने लव जिहाद के मसले पर कहा कि महज भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये गलत है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और बीजेपी नेता उमा भारती को गले मिलते तस्वीर जारी कर आजम पर हमला बोला है। कल्बे जवाद यही नहीं रुके, अपने ऊपर आजम खान के हमले से बौखलाए जवाद ने आजम खान की एक और तस्वीर बीजेपी नेता कल्याण सिंह के साथ जारी की। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारत सरकार ने 1 साल का वीजा दिया है। तस्लीमा नसरीन को अगस्त 2015 तक भारत में रहने की अनुमति मिली है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र संघ चुनाव के नामांकन पत्र में इस बार महिला पुरुष के साथ साथ ट्रांसजेंडर यानी अन्य का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली में हाउसिंग स्कीम लॉन्च होते ही डीडीए की वेबसाइट क्रैश कर गई। दरअसल एक साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ वेबसाइट पर क्लिक किया, जिससे साइट क्रैश हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि किन कोल ब्लॉक्स को रद्द कर दिया जाए और किन का आवंटन रद्द नहीं किया जाए। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन 46 कोल ब्लॉक में काम चल रहा है उसे रद्द नहीं किया जाए। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को कोल ब्लॉक के हुए आवंटन को लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सीबीआई से जानना चाहा कि बिरला को आवंटन के वक्त नियमों का पालन किया गया था या नहीं। दरअसल सीबीआई ने कुमार मंगलम बिरला और उनकी कंपनी हिंडाल्को को लेकर क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई से पूछ लिया कि पहले ये बताया जाए कि बिरला को कोल ब्लॉक नियम के अनुसार मिले थे या नहीं। दरअसल पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 से अब तक हुए 218 कोल ब्लॉक आवंटन को अवैध ठहराया था। इसके बाद इन कोल ब्लॉक आवंटन के रद्द होने के कयास लगने लगे थे। टाटा ट्रक घोटाले में घूस की पेशकश करने के आरोपी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। तेजिंदर सिंह को कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। कथित रिश्वतखोरी मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश कर दी। वीरभद्र ने इस पर जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त मांगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने सूबे के मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वो मंदिरों में पशु बलि न होने दें। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। अर्जी में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार या तो बोस के जिंदा रहने के सबूत या फिर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे। मुंबई के कैंपकुलर सोसाइटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस केस में महाराष्ट्र सरकार को पार्टी बनाने की मांग को खारिज कर दिया गया। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ धाम में 16 जून 2013 को आई तबाही के बाद उत्तराखंड सरकार ने मंदिर के आसपास फिर से आबादी बसाने का फैसला किया है। सरकार लगभग 350 पुरोहितों को फिर से मंदिर के पास बसाने की तैयारी कर रही है। असम में आई बाढ़ ने अब बीएसएफ कैंप को भी अपनी चपेट में ले लिया है। धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की 17वीं बटालियन ने जवानों को भी मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में 821 साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू हो गई। नए विश्वविद्यालय का निर्माण प्राचीन विश्वविद्यालय के लोकेशन से 12 किलोमीटर दूर राजगीर में हुआ है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने किंगफिशर एयरलाइंस और इसके मालिक विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। स्पाइस जेट ने महज 499 रुपए में हवाई यात्रा का ऑफर पेश किया है। ऑफर के बाद बुकिंग 1 लाख के पार तक पहुंच गई। निवेश के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए मोदी के बयान का असर कल बाजार पर दिखा। कल सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके में चुंगी नंबर 2 पर एक नेताजी की दबंगई सरेआम देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के नेता साकेत अंसारी अपने स्कूटर से जा रहे थे। उसी दौरान चेकिंग के लिए खड़े दारोगा ने इनकी गाड़ी रोक दी। उसके बाद साकेत अंसारी दारोगा को दबंगई दिखाकर बताने लगी कि वो कौन। इसके बाद साकेत अंसारी नाम के इस नेता ने अपने गुर्गों को भी बुला लिया। मामला सिटी एसपी तक पहुंच गया। अलीगढ़ के सरसौल इलाके में हजारों आधार कार्ड सड़क पर फेंके हुए मिले। यूपी के हमीरपुर में 6 घंटे के अंदर नेशनल हाईवे 86 पर हुए 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा एक सवारी ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर से हुआ। सवारी से भरा ऑटो गिट्टी से लदे ट्रक से टकरा गया।
नोएडा के सेक्टर 94 में एक प्राइवेट बिल्डर की साइट पर 2 लड़कों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मुजफ्फरनगर में एक लड़की को अगवा कर उसे गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि फिरोजाबाद की रहने वाली इस लड़की को 7 लड़के उठाकर मुजफ्फरनगर के जंगल में लेकर गए थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित के भाई पर आरोपियों में से एक ने अपनी बहन को अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया था। उसे मामले में पीड़िता को आरोपी बनाया गया था। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में एक स्कूल के म्यूजिक टीचर पर शराब के नशे में चौथी क्लास की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने हत्या, डकैती, स्नैचिंग और सेंधमारी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने घर में मौजूद 6 लोगों पर जानलेवा हमला भी किया। हरिद्वार के लक्सर इलाके में लूट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गांव खुंजा कुतुबपुर में एक घर के अंदर महिला से दिनदहाड़े लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। महिला को कुर्सी से बांधने के बाद सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स घर से नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गया। दिल्ली में पहली बार कच्चा बनियान गैंग के सदस्यों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। उत्तराखंड के रामनगर में कई जगह बम रखे जाने की अफवाह से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। दरअसल हल्द्वानी के एसडीएम को एक खत लिखकर 12 लोगों के नाम बताए गए थे और कहा गया था कि लोग सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में बम रखने जा रहे हैं।